आपदा एवं प्रबंधन की आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक बादल फटना और भूकंप की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि एमपीपीएससी का पेपर 1 जो है, इसके पार्ट बी में यूनिट 4 के अंतर्गत हमें डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट को पढ़ना है और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारा इस सीरीज का 6th लेक्चर है। इसके पहले हमने क्रमशः जो भी डिजास्टर है उसकी डेफिनेशन को समझा है, हजार्ड क्या होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं क्या होती है, और अब प्राकृतिक आपदा के हम उदाहरण को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम मेंस में अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें। क्योंकि हमारा वीडियो का जो मटेरियल है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्री तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी इनवाइटेड रहता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें हम बात करते हैं बादल फटना और वर्षा प्रस्फोट, जिसको कहा जाता है क्या होता है। तो सामान्यतः किसी लघु क्षेत्र पर, ठीक है, सामान्यतः किसी लघु क्षेत्र पर अपेक्षित रूप से कम अवधि में अत्यधिक तीव्रता की जब बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं बादल फटना, जैसे हाल ही में अभी अमरनाथ में हुआ था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश अगर किसी छोटे इलाके जिसका क्षेत्रफल कितना हो, जनरली 1 से 10 किलोमीटर हो, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है बादल फट गए हैं। यह वर्षा का चरम रूप है, जिसकी अवधि बहुत कम होती है और ये भारी मात्रा में तबाही मचाता है, ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ तक इससे जो है धसक जाते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, कभी कभी एक जगह पर एक से अधिक बादल फट सकते हैं। ऐसी स्थिति में जान माल का ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे जनरली उत्तराखंड में बादल अक्सर फटते रहते हैं, लेकिन हर घटना को बादल फटना नहीं कहते हैं। यहाँ पर आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि बादल फटने की जो घटना है कपासी वर्षा के बादलों से ही होती है। कपासी वर्षा के बादलों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CUMU क्यूमुलस निम्बस जो क्लाउड होते हैं इनसे होती हैं। अचानक भारी बारिश जो होती है अल्पकालिक के अक्सर पूर्व जो अनुमान होता है, पूर्वानुमान के पहले जो बिना पूर्वानुमान की हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं, और यहाँ के लिए वर्षा प्रस्फोट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अर्थात ऐसी बारिश जो अचानक होती है, बहुत कम समय में के लिए होती है और बिना पूर्वानुमान के ही हो जाती है, तो उसको वर्षा प्रस्फोट कहा जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में तो बरसात की मात्रा के कारण वर्षा प्रस्फोट खासतौर से कई घंटों तक जारी रहने पर निहायत खतरनाक हो सकता है। बादल फटने में अचानक बाढ़ आना एक आम बात है और सीधी चट्टानों के बीच सक्रिय मार्ग प्रवाह और सक्रिय धाराओं के इलाकों की ये भू आकृतियां जल्दी पानी से भर जाती है, वह उस इलाके को लोगों और जानवरों को बहा ले जाती है और चरम मामलों में ये समूचे शहर को ठप्प कर देती है। जिसका सबसे ज़्यादा उदाहरण हम बात करते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ में जो भारी त्रासदी हुई थी 16-17 जून 2013 को, आपको याद होगी, ठीक है। तो ये इसके ही अंतर्गत हुआ था। अब यहाँ पर आता है वर्षा प्रस्फोट आपदा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो वैज्ञानिक और विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित इकोसिस्टम संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित करना, नदियों में जल के अधिकतम और न्यूनतम जल प्रवाह को निर्धारित करना, वर्षा प्रस्फोट जैसी घटनाओं के बारे में मौसम पूर्व सूचना देने के लिए मौसम विज्ञान विभाग को हिमालयी नदियों के ऊपर विस्तार में डॉपलर रडार स्थापित करने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से और भी कई कारण हैं, तो ये कारण आप हमें बताएंगे प्रबंधन कि हमें किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना चाहिए या इसको बचने के लिए क्या उपाय किए जाए। तो हम बढ़ते हैं अगले हमारे मुख्य टॉपिक की तरफ, जो है भूकंप। भूकंप की अगर हम बात करें तो भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन होते हैं एक प्रकार के, ठीक है, कंपनी नहीं है, ये कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या जो समस्थिति होती है, लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होते हैं। यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से होते हैं। अगर प्राकृतिक कारणों की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक जो क्रिया है, विवर्तनिक अस्थिरता जो है, अस्थिरता है, ये संतुलन स्थापना के जो प्रयास किए जाते हैं चट्टानों के द्वारा, संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन व भंशन व भूगर्भीय गैस जो होती है का फैलाव आदि मुख्य रूप से क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मानव निर्मित भूकंप की अगर हम बात करें
तो जो ये होते हैं अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं, अर्थात बहुत अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं, जैसे विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में जब सड़क, बांध, विशाल जलाशय आदि का निर्माण कर लेते हैं, या परमाणु परीक्षण से भी जो होते हैं भूकंप आने की संभावना रहती है। स्पेशल बात आपको बताना चाहेंगे, तो जब भूकंप आते हैं तो उसके पहले वायुमंडल में, यहाँ पर ये गलत है, रेडोन है, ठीक है, इसको RN भी कहते हैं या रेडोन, तो रेडोन गैस की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो कि भूकंप का संकेतक की तरह काम करती है। जहां मूल रूप से भूकंप आता है, भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए भूकंप जनरली धरती के अंदर आता है, ये इस प्रकार से धरती है अंदर आया, जहां से भूकंप का मेन सेंटर होता है, तो उसको फोकस कहते हैं। और धरती पे इसका जो, अगर हम इसको सीधी रेखा बनाए, जो सेंटर होता है, इसको हम EP सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं भूकंप का। और केंद्र किसको कहते हैं, समझ गए होंगे कि भूकंप के उद्भव स्थान है, उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप का फोकस यानी कि भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान फोकस से कुछ एनर्जी निकलती है, जो कि जिसको हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। और भूकंप के दौरान कई प्रकार के सिस्मिक वेव्स या भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे, या फिर इसको हम बोलते हैं P तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स। अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे सेकेंडरी वेव्स। धरातल तरंगों को हम बोलते हैं R वेव्स भी बोलते हैं, L वेव्स की भी कहते हैं। तो प्राथमिक तरंगों की बात करें तो ये ध्वनि की चाल से चलती है, इसलिए एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से पास हो जाती है, कौन सी, प्राथमिक तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे की हम बात करें तो ये केवल ओनली सॉलिड में से ही पास होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग ये तरंगे। और ये सेकेंडरी वेव है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं धरातली यानी कि ई तरंगों के बारे में। तो इन्हें धरातली या लंबी तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की खोज जो है HD लव ने की थी, इसीलिए इसको लव तरंगे या फिर इनके नाम पर L तरंगे भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम है R वेव्स यानी कि रे लाइट वेव्स भी जो है इनको कहा जाता है। तो ये जो तरंगे होती है, सबसे खतरनाक तरंगे सरफेस वाली ही होती है, और ये धरती की सतह पर होती हैं, ठीक है। अत्यधिक प्रभावशाली हो, सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंगे जो पृथ्वी के केवल ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है, और इनको L तरंगे हम बता चुके भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे भी यही होती है, और ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में से गुजर सकती है, ठीक है। और इसकी चाल जो होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो हमें इसको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि भूकंपी तरंगों का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो भूकंपी तरंग जिस यंत्र से मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और इसके मुख्यतः 3 स्केल होते हैं, रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। रोसीफेरल जो स्केल होते हैं, इसका मापक जो होते हैं 1 से 11 रखे गए हैं, और मर्केली स्केल के जो मापक है वो 12 तक होते हैं, और रिक्टर स्केल जो होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में क्या होती है, पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता लिए होती है। तो जनरली रिक्टर स्केल जो फेमस होता है, कहीं कहीं पे 0 से 10 इसका अंक, आधार अंक लिखा होता है, ठीक है। और प्रति बढ़ते अंक के साथ ये लगभग 32 गुना जो है बढ़ती जाती है। रिक्टर स्केल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्केल है मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, भूकंपीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को मुख्य रूप से 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। पहले जो है ज़्यादा क्षेत्रों में बांटा था, लेकिन कुछ क्षेत्रों को फिर जो है करेक्शन करके हटा दिया गया है। तो मुख्य रूप से वर्तमान में फिलहाल 4 जो होते हैं भूकंपीय क्षेत्र हैं। पहला है द्वितीयक भूकंपीय क्षेत्र। तो द्वितीयक भूकंपीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 6 होती है या फिर इससे कम होती है, और कुल क्षेत्र का प्रतिशत होता है 43%, अर्थात भारत के 43% जो है सेकम यानी कि निम्न जोखिम क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हम इसका आपको बताएंगे मैप में। तीसरा है मध्यम जोखिम क्षेत्र, जो कि जिसकी तीव्रता 7 होती है और 27% भाग इसके अंतर्गत होता है, जिसमें मुख्य रूप से केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल का शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक का जो है कुछ भाग इसमें शामिल होता है। अब हम बात करते हैं जोन नंबर 4 की। तो बहुत अधिक जोखिम क्षेत्र होता है, इसकी तीव्रता जो होती है 8 होती है, 18% भाग को कवर करता है,
और इसमें मुख्य रूप से हिमालय वाला क्षेत्र आता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, ठीक है, यहाँ तक कि गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र का भी कुछ भाग इसमें शामिल होता है। अगर हम बात करें वी की, तो अत्यधिक जोखिम क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो होती है 9 होती है, 12% क्षेत्र को एक कवर करता है। और समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, उत्तराखंड का कुछ भाग, गुजरात का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य प्रदेश में भूकंपीय क्षेत्रों की हम बात करें तो भारतीय प्रायद्वीपीय कवच क्षेत्र का एक भाग है जिसका जनरली लगभग 33.1% क्षेत्र जो है केंद्रीय टेक्टोनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, केंद्रीय टेक्टोनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें 52 जिलों में से 28 जिले भूकंप संवेदी होते हैं एवं भारतीय मानक ब्यूरो ने जोन 3 के अंतर्गत रखा है, ठीक है। जस्ट अभी हम देख के आए नंबर 3, और ये कौन कौन से जिले हैं तो हम देख सकते हैं जो भूकंपीय क्षेत्र की दृष्टि में आते हैं। अब हम बात करते हैं भूकंप के प्रभाव की। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमने ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये मेन हेडलाइन याद रखना है। ऐसे राइटिंग अगर हम करते हैं तो भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हम भूकंप के प्रभाव जो है यहाँ पर 2 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव इफेक्ट देखें, सबसे पहले तो नेगेटिव इफेक्ट खतरनाक होते हैं, तो नगरों के नष्ट हो जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि पुल, रेल की पटरियाँ, भवन आदि टूट जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग आदि से आकस्मिक दुर्घटना भी होती हैं। कई बार समुद्री भाग में जब भूकंप आता है तो सुनामी का रूप धारण कर लेता है, जो कि तटीय क्षेत्रों में काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। अब हम लाभकारी प्रभाव की बात करें तो भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है जिससे जल एकत्र होने से झील बनती है। सागर के तटीय भाग में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियां प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती है, और भूकंप से उत्पन्न दबाव व भ्रंशन के कारण मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातली क्रस्ट का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में जो है जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये भूकंप के मुख्य रूप से प्रभाव थे। भूकंपीय प्रबंधन की बात करें तो जोखिम आकलन एवं भूकंप प्रकोप का विश्लेषण करना चाहिए। भूकंप सुभेद्यता तथा जोखिम क्षेत्रों का मानचित्रण बनाना चाहिए। भूकंप का पूर्वानुमान जारी करना चाहिए। आपदा की तैयारी रहनी चाहिए। खोज बचाव कार्य की तैयारी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से कई सारे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं या करते हैं, और इसको भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक भूकंप के पूर्व प्रबंधन और भूकंप के बाद प्रबंधन, ठीक है। तो भूकंप के पूर्व प्रबंधन की अगर हम बात करें, भूकंप प्रबंधन में पूर्व और बाद में हमको पढ़ना है। तो भूकंप पूर्व की अगर हम बात करें तो भूकंपीय घटनाओं तथा रिमोट सेंसिंग विधि से भूमि की बनावट के विषय में आंकड़े एकत्र करना तथा उसका विश्लेषण करना, और जहां पर भूकंप आ चुका है या हमने जो भूकंपीय क्षेत्र में भारत को बांटा है उसके और हमें वहां पर कुछ ऐसी जो है फैक्ट्रियाँ या जोखिम भरी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए कि अगर आए तो उनको नुकसान पहुँचे, ठीक है। या फिर हम कहें कि गगनचुंबी भवनों के निर्माण को रोकना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप रोधी डिजाइन तैयार करना चाहिए। कुछ इस प्रकार के निर्माण कार्य किए जाए जिससे भूकंप आए तो ज़्यादा नुकसान ना हो, और मानव अधिवास को बचाने की कोशिश होना चाहिए। तमाम हम कार्य कर सकते हैं, और भूकंपीय क्षेत्र में वनों की कटाई और खनन पर मुख्य रूप से जो है रोक लगानी चाहिए। अब भूकंप बाद के प्रबंधन में तो सिंपल सी बात है, एनडीआरएफ अपनी हेल्प करता ही है। राहत एवं बचाव कार्य किए जाते हैं। टेंट, सरकारी भवन आदि में प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से जो है रखा जाता है। कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल, दवाएं आदि की व्यवस्थाएं की जाती है। इस प्रकार से तमाम चीज़ें की जाती हैं। अब भूकंप आपदा द्वारा भूकंपीय आपदा के न्यूनीकरण हेतु किए गए भारत सरकार के क्या प्रयास है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए प्रयास बताता है। अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के माध्यम से गोरी, वेदानूर, कर्नाटक, दिल्ली तथा ट्रॉम्बे में स्थित केंद्रों में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी की जा रही है तथा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन तथा विश्लेषण की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है, ठीक है। और जुलाई 2016 में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा देश की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का गुरुग्राम, गुड़गांव में शुभारंभ किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सिस्मिक गतिविधियों से भूकंप की क्रियाविधि पर नजर रखी जा रही है, और कम लागत के भूकंप रोधी मकान, भूकंप रोधी पट्टी आदि का जो है निर्माण पर बल दिया जा रहा है। तो ये जो है मुख्य रूप से क्या है, भूकंप भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, कच्छ यानी कि गुजरात में भूकंप आया था 2001 पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे 3 मार्कर में जो है आ सकता है ऐसे राइटिंग। तो मुख्य रूप से आपको उसकी डेट याद रखनी है, 26 जनवरी
2001 को ये आया था और इस पे रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो थी 6.9 थी। काफ़ी विनाशकारी था, कई लोग मारे गए थे, हताहत हुए थे, घायल हुए थे, नष्ट हो गए था, घर नष्ट हो गए थे इस प्रकार से, और कहीं राहत कार्य इसके लिए चलाए गए थे। तो भूकंप में आपको इतना याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार हम और नई जो है डिज़ास्टर को लेकर आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने इनको थोड़ा सा जो है राइटिंग में नहीं, नोट्स में शामिल किया आज वीडियो में, क्योंकि समय काफ़ी कम है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको एक आउटलुक दे सके जिससे ऐसे राइटिंग में ये चीज़ आपको मदद करे, हेल्प करे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।